Boys and girls, as per announcement of the manager ma'am, SDM sir will visit after few minutes, maybe it will take so long. So regarding this, we want to be just ask few experiences from our class 12 students, those who खुद तकदीर अपनी. So the students, the student of class 10 toppers, here only you will take few minutes to express your experiences regarding your school, parents, teaching process, and etc. And not taking too much time. Dear students, only few 2 or 3 minutes you need to be just speak and finish your view of point. So first I would like to call the student who scored 93%. None of the other student, he is Shaurivardhan. Give a huge round of clap for him. Respected manager ma'am, teachers, my friend. This is Shaurivardhan Singh, ex-student of Gramercy Academy International. As your senior, I am here to share my thoughts about how the journey completed of my intermediate session. दोस्तों यही चीज़ कहेंगे कि आप लोग अभी बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, 11th में होंगे, 12th में होंगे, चीज़ें आप अपने हिसाब से पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा. लेकिन जब आप बात करते हैं कैरियर ऑप्शन की, तो कैरियर ऑप्शन आप सिर्फ पढ़ाई कर नौकरी ना चुनिएगा. चीज़ें आप आगे इस चीज़ नज़रिए से सोचिए कि आपको आप सोच लीजिए कि ये चीज़ लेके हमें आगे करनी है, तो उस चीज़ को लेके आपका जो करियर ऑप्शन रहेगा उसको चुनिएगा. समझने की कोशिश कीजिए. जैसे अब्दुल कलाम थे, अब्दुल कलाम को नेशनल डिफेंस एकेडमी से उनको जो इंडियन डिफेंस की चीज़ें थी वो चीज़ सीखनी थी. तो उसका एक प्रोसेस होता है कि आप एनडीए ज्वाइन करके आप इंडियन मिलिट्री में जा सकते हैं एज अ ऑफिसर. लेकिन चीज़ें नहीं लिखी थी उनके हिसाब से, तो उनको नेशनल इंडियन एकेडमी में सीट नहीं मिली. लेकिन बाद में उन्होंने अपने जो उनका एक पॉइंट था कि उनको ज्वाइन करना है एज अ साइंटिस्ट, एज अ ऑफिसर, वो चीज़ उन्होंने नहीं बदला. उन्होंने आगे बढ़ते गए. उन्होंने चीज़ें जिस सब्जेक्ट में उनको पढ़ना था, एज अ मिसाइल मैन आप जानते हैं, उन्होंने उस चीज़ों पे पढ़ाई की. और एट द लास्ट जब आप उन्हें सुनते हैं कि उन्होंने पोखरण का एक्सपेरिमेंट कराया, उन्हें मिसाइल मैन की नाम दी गई. और टाइम तो ज़्यादा नहीं है, बहुत चीज़ें बतानी थी. जैसे आप बातचीत करते हैं कि आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश भी पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जब आप जैसे फिजिक्स में कोई आपको रूल दिया रहेगा, आपको उसको समझ के पढ़ना है. लेकिन हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने खुद के विचार लिख सकते हैं. इंग्लिश में आप अपनी पोएट्री कुछ भी लिखिए, तभी चीज़ें आपके अनुरूप और आपके समाधान पे होंगी. और एट द लास्ट उस दिन भी बताए थे कि आपके कल्चर, आपके इमोशंस और आपके जो ट्रेडिशंस होती हैं कंट्री के, उन चीज़ों को भी फोकस करिएगा. नहीं तो एक बात और होती है कि आप लोग अपने जो देश होता है उस देश के प्रति पूरी तरीके से अनुकूल रहिएगा. एक राहत इंदौरी का शेर है कि हम अपने जान के दुश्मन की जान को भी अपनी जान कहते हैं. सुनिएगा ध्यान से कि हम अपनी जान के दुश्मन की जान को भी अपनी जान कहते हैं. मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं. 6%, 95%, 94%, above 90%, above 85%, those students are very congratulated from my bottom of heart, because it is only because you and your parents are liable for it. Students, we all are knowing that without the effort of students, nothing is going to be possible. So you as well as your parents are respectable. They are
really awesome for you. So never disturb your parents. प्यारे बच्चों, अपने माता पिता का न मन न दिल कभी न दुखाना. Your success, all the force, all the blessing of your parents and guardian. So dear student, respect your parents, teacher and all the elders, because every step of your life is depending on your guardian, parents and your teachers and well-wishers. So dear students, now you can see that the authentic person are just taking their seats. Within few minutes we will start our program that is known as the Talent Award Ceremony 2024 and 25. Now I would like to request our manager ma'am, please ma'am, with the team of respected admin sir, Manish sir, principal sir, ma'am. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. सोनी सर कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए
सर्वप्रथम हम यहाँ पर आपको इस मंच पे जितने शख्सियत बैठे हैं उन शख्सियत का थोड़ा सा परिचय कराना चाहते हैं हमारे अभिभावकों को। आप आज की मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर अंजू पांडे मैम किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपका एक सपना था इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का और शायद उस सपना साकार हुआ और उस उन्नत और ऊंचाई को निरंतर छूने का प्रयास कर रहा है जिसकी इन्होंने कल्पना की थी। आप चाहती तो आप खुद ही एक सरकारी अध्यापिका थी, इनका चयन हुआ था और आज हो सकता है उस अगर पद को ग्रहण करती तो प्रिंसिपल होती, लेकिन नहीं, आपने उस सरकारी नौकरी को ठुकरा दिया था क्योंकि आपका जो सपना था वो कुछ अलग कर दिखाने का था और जो हौसला था कुछ अलग ही था। कहा भी गया है कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो आज ये हौसला हमको देखने को मिलता है, आज ये व्यक्तित्व तो हमारे बीच में है और हम लोगों को बीच बीच में मार्गदर्शन करते रहते हैं और आज इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। 90%, 91%, 92% और आज 98% के पास हम लोग पहुंच चुके हैं और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे बीच से कोई बच्चा ऑल इंडिया टॉपर निकलेगा सीबीएसई बोर्ड का। उस पद पर हम लोग चल चुके हैं, कदम बढ़ा चुके हैं और जब कदम बढ़ा चुके हैं तो मंजिल अवश्य मिलेगी। आपके बगल हिंदी विभाग की प्राचार्य मैडम बैठी हुई हैं, आप पीएचडी हैं, आप भी हिंदी की विदुषी हैं और हमारे उसी बगल में हमारे बीच जो व्यक्तित्व हैं वो हमारे प्रशासक महोदय जी हैं जो कि भूतपूर्व प्रधानाचार्य रह चुके हैं और निरंतर यहाँ इस विद्यालय में जब से सेवानिवृत्त हुए हैं तब से यहाँ पर इस विद्यालय में सेवा देते हुए और निरंतर इस विद्यालय की प्रगति में कदम से कदम बढ़ा के आगे चल रहे हैं। इसी क्रम में हमारे जो प्रधानाचार्य महोदय जी हैं, प्रिंसिपल सर हैं रणविजय शर्मा जी, आप भी कर्मठी, मेहनती और निरंतर जुझारू व्यक्तित्व हैं। आपसे हमने एक चीज़ सीखा है कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो सर की सबसे बड़ी विशेषता है हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, कितना भी इनके ऊपर परेशानी या कुछ भी आए तो एक हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। तो कुछ ना कुछ व्यक्तित्व यहाँ पर सबके विषय में है। उसी के बगल हमारे बीच में हम यहाँ पर सोनी सर को आमंत्रित करेंगे कि आप आएँ और सबसे पहले हमारी यहाँ की मुख्य अतिथि महोदया के आशीर्वचनों को यहाँ पर बुलाएं और हमारे बच्चों को आशीर्वचन दें। ध्यान से गौर सुनिएगा। एनसीसी कैंडिडेट्स, पंखा चलता है तो हवा देता है, पंखा चलता है तो हवा देता है। गौर फरमाइएगा, पंखा चलता है तो हवा देता है। इतने मुंह खोल के गौर से क्या सुन रहे हो भाई? क्या रसगुल्ला देगा? क्या हवा ही देगा? बस ये केवल बताने के लिए थी क्योंकि हमारे बच्चे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं उस पल का जिस पल का उन्हें कल से बेसब्री से इंतजार है। तो मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से एडमिन सर से, बाकी हमारे जितने भी यहाँ पर मंच में उपस्थित सम्मानित अध्यापकगण हैं, मैं चाहूंगा कि मुख्य अतिथि जी का स्वागत बुके देकर स्वागत और अभिनंदन करने का कर्ज करें। आदरणीय एडमिन सर, प्रिंसिपल सर, जोरदार तालियां।
बॉयज एंड एक बार जोरदार तालियां, तो तालियों में कोई कमी ना होने पाए। और इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए क्लास 10th के जो टॉपर्स हैं हमारे, उनको अवार्ड और मेडल जब हमारा भव्य कार्यक्रम होगा एनुअल फंक्शन उसमें दिया जाएगा। और क्लास 12th वाले बच्चों को आज गोल्ड मेडल दिया जाएगा। और इसी क्रम में सबसे पहले इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती डॉक्टर अंजू पांडे जी से अनुरोध करेंगे कि आप हमारे बच्चों को मार्गदर्शन के लिए 2 वचन बोलें। ग्रामर्षि एकेडमी के इस प्रांगण में मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मंच पर विराजे हमारे विद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र पांडे जी, प्रोफेसर डॉक्टर अलका मैडम, प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष जी, हमारे ग्रामर्षि एकेडमी इंटरनेशनल के डॉक्टर दुबे जी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे स्कूल के यशस्वी कर्मठी, काफी तेज तर्रार आपके प्रिंसिपल, हमारी मैडम डॉक्टर मंजू मिश्रा, जिन्होंने आप जहां बैठे हैं जो इसकी पहली ईंट रखी गई होगी तो उस समय पर ये मौजूद रही। तो इन्होंने कॉलेज को बढ़ते और बहुत मेहनत किया, आज भी मेहनत कर रही है। आपके दोनों बच्चे अधिकारी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने काफी मेहनत करके अपने बच्चों का साथ दिया है। जो भी मार्केट के अगर गार्जियन होंगे या बच्चे होंगे वो जानते होंगे, तो माँ अगर मेहनती है तो बच्चे अपने आप आगे निकलते हैं। उसी के साथ हमारी गार्जियन है, आपका भी नाम मंजूलता ही है, तो मैं आप सभी का यहाँ अभिनंदन स्वागत करती हूँ। कुछ हमारे बीच हमारे और भी गार्जियन जिनके बच्चों ने ये अचीव किया है, इतने अच्छे मार्क्स आप लोग लाए हैं। तो मैंने अभी कहा ना कि माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है, और माता पिता अपने बच्चों के लिए खुश होते नहीं है, उनकी आंखों में जो आंसू आते हैं वो खुशी के। तो ऐसे माँ बाप जो अगर यहाँ हैं तो मैं उनको भी नमन वंदन करती हूँ कि आपने बच्चों के साथ उतना ही मेहनत किया होगा। तो सभी को, आप सभी को आज अभिनंदन है। हमारी 12th क्लास, हमारे 10th के टॉपर्स का यहाँ पर एक सम्मान समारोह मैंने रखा था, हमने विचार किया था, क्योंकि एमएलसी और सांसद से बड़ा कोई पद नहीं होता। तो हमारे बीच तो एमएलसी और सांसद मौजूद ही हैं, लेकिन हम लोगों ने चाहा कि बच्चों को अगर कोई अधिकारी मिले तो शायद उनको और प्रेरणा मिलेगी। तो ये इत्तेफाकी था कि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि आप जानते हो अगर एसडीएम है कोई तो वहां से जरूर फोन आता है, उसको लौटना पड़ेगा अगर डीएम उसके ऊपर है तो वो मया तक आकर के वापस गए, क्योंकि सांसद जी ने उनको कल ही फोन करके कह दिया था कि आपको यहाँ पर पहुंचना है 11:30 बजे, और उन्होंने हामी भी भर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो आ भी गए थे। और मैंने देखा बहुत सारे चेहरे मुस्कुराए, लेकिन अभी बताया गया कि अब मेरा एक सपना था कि मैं कॉलेज खोलूं। मेरा भी सपना था कि मैं एक बहुत बड़ी अधिकारी बनूं, क्योंकि बचपन से एक सपना देखा था कि नहीं, मैं इतनी ऊंचाई पर रहूं कि मुझे, मेरे पास सब कुछ हो। लेकिन वो सब कुछ होना मतलब कि आपको बहुत कठिन मेहनत करना। मेहनत भी किया तो मिली मुझे सरकारी टीचर की नौकरी। मैं चाहती तो थी चलो करते हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं किया मैंने, क्योंकि घर में से ये बोला गया कि अरे कहाँ इतने बड़े उसको छोड़ के और तुम जा रही हो प्राइमरी में नौकरी करने। लेकिन मुझे चाहिए था एक ऐसा माहौल कि मैं बच्चों को आगे बढ़ा सकूं। मैं अगर अधिकारी नहीं बनी तो मेरे बच्चे अधिकारी बने। आपने देखा होगा ये ग्रामर्षि का, आपने देखा होगा लोगो है, वो लोगो मैंने 10 मिनट में तैयार किया। मेरे पीछे कोई नहीं था, वो लोगों को 10 मिनट में तैयार किया, 10 मिनट में बुलाया, सबको बताया कि मैं एक स्कूल खोल रही हूँ। सब चौंक गए, अरे कौन सा स्कूल, कैसा स्कूल, कहाँ जमीन, कहाँ क्या, कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरा सपना बहुत ऊंचा था, वो हौसला बहुत ऊंचा था कि नहीं, कुछ अलग हटके करना है मुझे।
कुछ अलग हटके होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा था उन बच्चों को यहां से 40 किलोमीटर दूर, तब तो रोड भी बहुत खराब रहती थी, 40 किलोमीटर दूर 2-4 बच्चे यहां से पढ़ने अवध तक जाते थे। एक आध बच्चा कोई सेंट पीटर तक पहुंच पाता था। तो मुझे लगा कि यहां अगर कोई सबसे ज्यादा जरूरत है इस क्षेत्र को, तो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की यहां पर जरूरत है कि जो यहां के बच्चों को ऊंचाइयों तक, इंटरनेशनल लेवल तक ले जाए। तो मैंने अपने स्कूल के नाम में लगाया पहले तो ग्रामर्सी। किसी ने कहा अरे कोई इंग्लिश का प्यारा सा नाम रखा होता, कोई ऐसा रखा होता, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने अपने पूज्य बाबूजी जिन्होंने बहुत सारे स्कूल खोला था और एक गांव में उन्होंने प्रकाश कि वहां गांव की माताएं बहनें पढ़ करके बाहर निकल रही थी, तो उनका नाम दिया मैंने कि गांव का ऋषि। ग्रामर्सी स्कूल का नाम मैंने रखा और उसके साथ मैंने इंटरनेशनल लगाया कि ग्रामर्सी का बच्चा वो गांव से निकलकर, वो शहरों के बच्चों से नहीं, भारत के बच्चों से ही नहीं, वो विदेश के बच्चों से बराबरी करेगा और आगे तक जाएगा। वो धीरे धीरे मेरा सपना, जब एक भी बच्चा, और आप ये देख रहे हो कि आपने ये 12th में ही हमने देखा कि अवंतिका पांडे ने नीट निकाला, दूसरा तीसरा बैच था हमारा 12th का, उसके बाद लगातार मयंक गुप्ता, उसके बाद शिखा मोदनवाल, और इस वर्ष भी अगर 12th पढ़ते हुए आपके बीच बैठी हुई अगर समरा फातिमा भी वहां तक पहुंची है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि सपने, आप कहते हो ना कि सफलता, जो आपको सफलता मिल गई है, सफलता रुकना नहीं है, ये यात्रा है। सफलता के बाद सफलता लेना, क्योंकि सफलता कोई मंजिल नहीं है आपकी मंजिल तो अभी बहुत आगे है। अभी मैंने नाम लिया ना, अभी आपके बीच से आपने देखा कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष तक पहुंच करके नाम रोशन किया, विदेश तक, ऐसे बहुत सारे आपने देखे हैं, सुने हैं, और भारत किसी से कम नहीं है। हमारे यहाँ का बच्चा अगर एनडीए निकाल सकता है यहां पर पढ़कर गांव में, उसने बहुत ऊंचा सपना देखा है। और आप जो 12th के बच्चे हैं, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद मुझे मिल रहे हैं, सबने अपना अपना सपना देखा होगा, सब अपने अपने अभिष्ट की तरफ बढ़ रहे होंगे, और अच्छा लगा मुझे कि आप सबसे एक बार फिर मिलना हुआ। मैं पूछ भी रही थी तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन सपने देखो, और ऐसे सपने देखो जो आपको सोने ना दे। जब ये मैंने छोटा सा स्कूल खोला, छोटा सा क्यों, क्योंकि मैंने किराए पे लिया और 3 शेड लगाया, तो सबने कहा यहाँ कहाँ चलेगा, यहाँ कहाँ चलेगा, लेकिन वहां जब मैंने पढ़ाई करवाई तो सबने कहा कि नहीं, पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, पढ़ाई तो बहुत अच्छी है। और वहां से निकलकर आज 1500 बच्चों का आपका स्कूल बना। तो मेहनत कभी कम नहीं होती है, क्योंकि मैं सोती ही नहीं थी, मैंने अपनी गाड़ी नहीं खरीदी, मैंने कहा मैं तब गाड़ी पर बैठूंगी जब मेरे स्कूल की बस आएगी, जब मेरे स्कूल में ऐसा होगा, जब मेरे स्कूल को बिल्डिंग मिलेगी, तब मैं अपने लिए गाड़ी खरीदूंगी। ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं थे घर में या कुछ नहीं, लेकिन वो मेरा सपना था कि नहीं, पहले मैं ये करूंगी, मेरी जिद थी कि मैं वहां पहुंचाऊं। तो ऐसा ही सपना, मैं ये नहीं कहती कि मैं आपकी आइडियल हूं, मुझसे बड़े बड़े लोग हैं, आपने देखा अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया गया, जो कि एक गांव से निकलकर और कहां उन्होंने ऊंचाइयां तय की, और असफल होने के बाद, कहते हैं ना हम असफल हो गए तो अब नहीं करेंगे, असफल होने के बाद वो मिसाइल मैन बने। उन्होंने फिर प्रयास किया, यहां तक कि वो आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन वहां से एक टर्निंग पॉइंट आया जहां उनको, क्योंकि मिसाइल मैन बनना था, और अंतिम सांस तक वो विद्यार्थियों को ही अपना उपदेश, अपनी प्रेरणा देते रहे, आशीर्वचन देते हुए ही उनकी मौत भी हुई, यानी कि करते रहे काम। ऐसा राष्ट्रपति, मैं उनको बारंबार नमन करती हूँ। फिर अभी आपने देखा आपकी भारत से ही हमारे इलाहाबाद की ये लड़की शक्ति दुबे, जिसने पहला प्रयास किया, उसका सपना था कि मैं अधिकारी बनूं और यूपीएससी तक जाऊं। पहले प्रयास में वो असफल रही, उसने प्री भी नहीं निकाला, दूसरे प्रयास में भी प्री नहीं निकाला, तीसरे प्रयास में भी प्री नहीं निकला। तो आप सोचो, उसके मोहल्ले वाले कहने लगे थे कि अब कितने साल अपनी बेटी को आप तैयारी करा रही हैं, बातें बातें ऐसे करते करते कहां भेज दिया है। कोई कहते ना, अरे कौन तैयारी करे, घूमत फिरत हुए, मोहल्ले वाले कहने लगते हैं। माँ बाप तो सोच रहे हैं मेरी बेटी पढ़ रही है, फिर माँ बाप के मन में भी आता है कि सही बात है, 3 साल हो गए, शादी ब्याह करने का टाइम आ गया। अब चौथे प्रयास में उसने सिर्फ प्री निकाला, तब भी वो मेंस से बाहर, इंटरव्यू से बाहर।
लेकिन उस माँ बाप की हिम्मत देखिए कि बेटी को हिम्मत दिया और बेटी ने अपने को फिर से संभाला, फिर वही चीजें पढ़नी। 4 साल उसने वही चीजें पढ़ी, बोर नहीं हुई, क्योंकि उसका जो सपना था उसे वो चाहिए था। और जब 5वां प्रयास आया तो पिता ने फोन किया, पिता को लगा, उसने पिता के पास फोन किया, उन्होंने रिजल्ट भी नहीं देखा था, तो रोते हुए फोन किया। तो पिता ने सोचा कि लगता है इस बार भी नहीं हो, कोई बात नहीं बेटी, चलो कोई बात नहीं। बता नहीं पा रही थी कि मेरी रैंक फर्स्ट है इस बार, मतलब जो पास होने के लिए तरस रही थी कि निकाल लूं, मैं प्री निकाल लूं, उसकी पूरी ऑल इंडिया रैंक ही फर्स्ट थी। तो ये होता है कि हमें असफलता से घबराना नहीं है, हमें असफलता से, बहुत सारे बच्चे असफल हो गए, आत्महत्या कर लिया, माँ बाप का पैसा लग गया, चलो सुसाइड करते हैं। लेकिन नहीं, आपके लिए ईश्वर ने वो जगह रखी है, बस आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो, आप वो संघर्ष कर नहीं पा रहे हो, आप हार जा रहे हो। और आपको हारना नहीं है, आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंचोगे। और पूरी कायनात लग गई, शक्ति दुबे को वहां पहुंचाने के लिए 5वें प्रयास में पूरी कायनात लग गई। और जब वो बनेगी ना, बहुत फर्स्ट रैंकर, मतलब फर्स्ट रैंकर, बहुत बड़ा दिमाग, तो ऐसे ही आप हो, आपके बीच जैसी ऐसी ही लड़की थी वो। लेकिन हमने टाइम कहां वेस्ट करते हैं हम, इसमें बहुत सारे बच्चों के 93 है, 96 है, 98 है, 84 भी है, 82 भी है। वो सोचेगा, करेगा तो 94 वाला, 98 वाला, मेरे तो 82 है, मैं क्या करूं। बट घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, वो सेकंड डिवीजन वाले बच्चे भी यूपीएससी निकाल लेते हैं, वो सेकंड डिवीजन वाले भी कुछ हटके कर लेते हैं। तो अपने को बेस्ट करिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, किसी के कहने में मत आइए कि अगर कोई अड़ोस पड़ोस वाले कह दिया कि अरे ये तो बेकार है, ये ऐसे, सुनो मत किसी की, बस अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहो। एकदम सेम अर्जुन जैसा कि बहुत बड़ा धनुर्धारी था, मछली की आंख, बस आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए। और अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, और उस टाइम को अगर वेस्ट करोगे, इसीलिए ये 10th क्लास को यहां बिठाया गया, क्योंकि 10th को अभी बोर्ड देना है और उनके पास भी टाइम है। लेकिन वेस्ट कहां करेंगे? मोबाइल्स के रील देखने में। मोबाइल रखे रहेंगे, बुक में रख के छुपाएंगे, इधर रख के छुपाएंगे, माँ बाप से छुपाएंगे। तो ये जरूर सोचना है कि हमें अपने माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोलना है, हमें अपने माँ बाप का हमेशा आदर करना है। माँ बाप ने भी हमारे साथ बहुत मेहनत की है, हमारे गुरुजनों ने भी हमारे साथ बहुत मेहनत की है, तो हमें सदा अपने गुरुओं का आदर करना है, अपने माँ बाप का आदर करना है और उनके सपनों के लिए सोचना है। अगर माँ बाप हमारे लिए सोच रहे हैं, और कोई भी माँ बाप वो कभी गलत नहीं हो सकते अपने बच्चों के लिए, हमेशा ये जरूर ध्यान रखना है। अभी तो आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? कहीं ना कहीं हम अपने रिश्तों से भी अनजान होते जा रहे हैं। हम वो माँ बाप जिन्होंने हमें पैदा किया है, उन्हीं को दूर करने लगे। तो मैंने अभी एक लाइन बताई थी ना, अगर हम कुछ भी बन जाए तो अपने माँ बाप को सदा साथ रखने की सोचें। कुछ भी बनो, और बनोगे जरूर, क्योंकि ग्रामर्सी में हो इसलिए सपने ऊंचे देखो। मैं हमेशा यही कहूंगी, जब ऊंचे सपने देखोगे तो जरूर कुछ मिलना ही मिलना है। अभी हमारे यहाँ एनसीसी भी है, आप सबको पता है, एनसीसी तक का कोटा नीट में आ गया है। एनसीसी का कोटा हर सरकारी नौकरी में है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा वो डॉक्टर इंजीनियर बनने की सोचे, उससे हटके भी बहुत सारी नौकरियां हैं जिनको हम सोच सकते हैं और टाइम पर ले सकते हैं। बट हम निराश हो जाते हैं, 2 बार नीट दिया, अब नहीं देंगे, 2 बार, अच्छा इंजीनियरिंग में जो बच्चा कर रहा है नहीं आ पाया, नहीं कर पाएंगे, हम क्या करें, फिर कुछ और करेंगे। वो नहीं, अपने सपने की तरफ भागना मत छोड़ो। आज यही लेकर यहां से जाओ, और जब कुछ बन जाना तो जरूर मुझे ये गर्व होगा कि कभी कोई मेरे बच्चा, कोई अधिकारी बने हुए बच्चे को मैं यहाँ चीफ गेस्ट बुलाऊं। तो ये सोचो कि आपके ऐसा समय आए, इतने बड़े डॉक्टर बनो, इतने बड़े इंजीनियर बनो, इतने बड़े अधिकारी बनो, या इतने बड़े नेता बनो, सांसद, विधायक, ये भी बहुत बड़ी बात है। कुछ भी वो ऊंचाई का पद लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, कि मैं आपको सोचूं कि नहीं ये तो मेरे यहाँ का बच्चा है, मैं इसको बुला के ले आऊंगा। तो ऐसे बनने की कोशिश करिए और अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ बनाइए। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। यहाँ से जाओ तो अच्छा ही जाओ,
क्योंकि हर गुरु चाहता है अंधकार हटे और प्रकाश आए। तो आपके जीवन में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। और मेरे जो 10th के टॉपर्स हैं उनके लिए हमने सोचा है, जब एनुअल फंक्शन हमारा इस बार दिसंबर में होना है, उसके बाद जो 10th के बच्चे बैठे हैं इनको भी अपने सपनों को लिख के रख लेना है कि ये मेरा सपना है और आज से मैं इस पे भागना शुरू करूंगा। तो आज बड़े ही गौरव का दिन है कि मैंने इन प्रतिभाओं को यहाँ बुलाया है और ये प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है, तो जिसमें सभी को मेडल पहनाया जाएगा और इसी के साथ आप अच्छी अच्छी बातें, अच्छी चीजें यहाँ से लेके जाएंगे, खट्टा अनुभव ही छोड़ जाएंगे। और हमेशा जहां पर पढ़ाई की है उन गुरुओं का कभी भी अनादर सोचना भी मत, आप बहुत आगे जाओगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आपके सभी माता पिता यहाँ पर आए हैं, उनका भी वंदन करती हूँ कि और जो भी टॉपर्स हैं भाई, सबके माता पिता ने मेहनत किया है। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे बेटे इनके माता पिता, सुबह जब माएँ उठती है ना 5 बजे कि मेरा बच्चा कहीं भूखा ना चला जाए, वो मैंने भी झेला हुआ है। तो इसलिए हर माँ अच्छा सोचती है कि मेरा बच्चा अच्छा ही करे जाके। तो जय हिंद, जय भारत। 93% प्राप्त किया है। समरा फातिमा 93%, गीतांजलि 92%, श्रद्धा सिंह 91%, अभय सिंह पासवान 89%। प्रिंसिपल मैम का हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि प्रिंसिपल मैम जो है हमसे कम से कम 1.5 साल पहले परिचय हुआ था मैम से। और मैम के स्कूल में मैं उस समय, चूँकि लोकसभा इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट तैयार की जा रही थी और उस वोटर लिस्ट में हम लोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी जेंडर रेशियो, क्योंकि हमारे जो गोसाईगंज, मैं उस समय बीकापुर में तहसीलदार था और गोसाईगंज विधानसभा का जेंडर रेशियो उस समय 880 आसपास था। लेकिन हमने हर महिला विद्यालय में, और प्रिंसिपल मैम का सहयोग भी रहा, और ऐसे प्रिंसिपल मैम मैं कई विद्यालयों पर गया जहाँ पे मैक्सिमम लड़कियाँ हमारी वोटर बनी और हमारी विधानसभा गोसाईगंज का जेंडर रेशियो
इलेक्शन के समय 920 हो गया था। और मैम, जैसा कि मैं बताऊं कि जब मैं पहली बार आपसे मिला था तो मैं महिला सशक्तिकरण यानी जेंडर रेशियो की बात यहाँ किया था, और आज मेरा ये सौभाग्य है कि आप ही के स्कूल में मैं फिर आया उस समय जब इस स्कूल से एक समरा नाम की लड़की जो है आपके नीट प्रभावित को क्वालिफाई करके एक MBBS कॉलेज में एडमिशन लेगी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इस चीज़ से बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं। और उनके पिताजी जो डॉक्टर साहब हैं हम लोग के, और एक चीज़ मैं बार बार महिला सशक्तिकरण की बात करता रहता हूं मैम। और देखिए, ये जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनसे मेरा संक्षिप्त परिचय हुआ। इन्होंने बताया कि मेरी 4 बेटियां हैं, 4 बेटियों में समरा सबसे बड़ी है, और इसके बाद 3 बेटियां और हैं, और तीनों बेटियां ही टॉपर हैं। तो ये देखिए, महिला सशक्तिकरण की यही शुरुआत है मैम। और आप जो भी देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आप देखिएगा, यहाँ पे जब भी संघ लोक सेवा का रिजल्ट आ रहा है, 10 साल से तो मैं लगातार देख रहा हूँ, 1-2 साल हो सकता है मिस हुआ हो, लेकिन उसकी टॉपर कोई लड़की ही होती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का जो वो है विकास है, ये इसमें प्रिंसिपल मैम आपका बहुत बड़ा योगदान है यहाँ के क्षेत्र में। मैं जानता हूँ, इस क्षेत्र से मैं बहुत पहले से भी जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरी सारी शिक्षा दीक्षा यहाँ जो टांडा थर्मल है इसमें हुई थी। मेरे पापा यहाँ इंजीनियर थे, तो इस क्षेत्र से मैं जुड़ा हूँ। पहले यहाँ महिलाओं के लिए कितनी दिक्कत थी मैं जानता था, शायद वहाँ साइंस साइड का कोई विकल्प नहीं था। उस समय लोग महिलाएं जो है साइंस पढ़ने के लिए या तो इधर गोसाईगंज में था, शायद उसमें भी मैथ ग्रुप और साइंस ग्रुप बायो ग्रुप नहीं था, लेकिन आपने जो यहाँ पे विद्यालय को वो करके, और इसके लिए जो भी हम लोग से सहयोग चाहिए, मैं सदैव आपके साथ रहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। समरा को पुनः आगे भविष्य के लिए प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ कि समरा आगे बढ़े और समाज की सेवा और महिला सशक्तिकरण को मजबूत करती रहे। धन्यवाद। हिम्मतों में
सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, सुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये वो कौम, ये वो देश और ये वो स्थान जो कि शिक्षा के क्षेत्र में विश्वगुरु कहा जाता है। केवल आज ही नहीं, भारत का 5000 साल पुराना इतिहास है जिसमें वैदिक काल से लेके बौद्ध काल और बौद्ध काल से लेके जैन काल तक भारत का इतिहास, जिसमें गुरुओं की, बच्चों की, शिष्यों की और अभिभावकों की बहुत ही महत्व है। और ख़ासकर जो शिक्षा है, जो शिक्षा की जननी भारत भूमि है, और दुनिया के सारी सभ्यताओं में, कदीम सभ्यताओं के अंदर भारत को, हिंद को मदरलैंड ऑफ एजुकेशन कहा गया है। इवन चाइनीज़ स्क्रिप्ट्स के अंदर भी भारत को विंगयान कहते हैं, और उसमें जिसका मतलब होता है कि भारत शिक्षा की भूमि है, सभ्यता की भूमि है। आज हम लोग उस स्थान पे आए हैं, वो स्थान जहाँ पे प्रभु श्री राम पैदा हुए, और ये स्थान उनके जन्म स्थान से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। और ये वो इलाका है जहाँ पर उनके कुलगुरु महर्षि का आश्रम था, और शिक्षा और सम्मान, सभ्यता यहाँ से फैली। धीरे धीरे समय बदलता गया, फिर बौद्ध काल आया, और बौद्ध काल में यह स्थान साकेत नगरी कहा जाने लगा, और साकेत नगरी में बौद्ध शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैलती रहीं, चाइना में, जापान में, और धीरे धीरे इंडोनेशिया और ईरान तक फैलती रहीं। फिर बाद में अंग्रेज़ों का टाइम आया और इंग्लिश एजुकेशन मैंडेटरी कर दी गई, जो कि दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में उभरी। आज हम उस स्थान की बात करेंगे जो अपने प्राचीन इतिहास में तो बहुत ही समृद्ध था, लेकिन टाइम के साथ साथ ये एक यहाँ पे एक होल बनता गया, यहाँ पे एक वाइड बनता गया शिक्षा के लिए। इसी क्षेत्र में 21st सेंचुरी में जहाँ पे अर्बनाइजेशन बढ़ता गया, और इस इलाके में जो कि शिक्षा का एक सेंटर हुआ करता था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा वाइड बन गया। इसी दिशा में सन 2012 में यहाँ पे श्रीमती अंजू पांडे मैम ने सबसे पहले इस इलाके में इंग्लिश मीडियम स्कूल की नींव रखी, क्योंकि यहाँ के पेरेंट्स मजबूर थे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन दिलाने के लिए, माइग्रेट होने के लिए। एक बड़ी मिकदार में, एक बड़ी तादाद में यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए अयोध्या या फिर लखनऊ या फिर कानपुर की तरफ माइग्रेट करते थे, जो हालात व वाक़यात से बहुत ही परेशान थे। इसकी नज़र में उन्होंने, मैनेजर मैम ने एक अलम और एक परचम यहाँ पे लहराया, और सबसे पहले नींव रखी इंग्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, जहाँ पे CBSE बोर्ड में इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्लास प्राइमरी से क्लास 12 तक दिए जाने का पूर्णतः प्रावधान किया गया। ये स्कूल, जैसा कि हम इसका इतिहास रहा है, यहाँ से तकरीबन 13 साल के इतिहास में बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, नीट एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया हुआ है, और एम्स में वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एम्स में अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने IITs और NITs में एडमिशन लिया है और उस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है। कई सारे स्टूडेंट्स ने SSC, JEE और SSCGL के एग्ज़ाम्स को भी क्वालिफाई किया है। आज इसी नज़र में, इसी पेश नज़र, जिन बच्चियों और औरतों को हमारे समाज में बहुत ही गिरा माना जाता था और उनके एजुकेशन पे पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन आज भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, भारत के संविधान ने उनको यह ताकत दी जिसके बिना पे वो कोई भी इंसान किसी भी जेंडर में हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो एजुकेशन को ले सकता है, फ्री एजुकेशन को ले सकता है। और इसी दिशा में हमारा ग्रामर्सी अकेडमी इंटरनेशनल इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा है, और उन सारे गरीब और दलित और आदिवासियों के बच्चे, इवन जो भी गरीब बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी फैमिलीज़ के हो, उनको वो आर्थिक स्कॉलरशिप भी देता है और कई सारे प्रोग्राम्स भी चलाता है, ताकि उनके बच्चे सिर्फ पैसे की बिना पे या रिसोर्सेज की कमी की बिना पे अपनी पढ़ाई को ना रोक सकें और अपनी पढ़ाई को फुलफ़िल कर लें। इसी के साथ साथ हमारी जो ग्रामर्सी टीम है, हमारे मैनेजर मैम, हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे एडमिन सर और जितना भी हमारे टीचर्स स्टाफ है, वो इसी जद्दोजहद में दिनों रात 24 घंटे 24/7 आवर्स लगा रहता है। सन 2025 का रिजल्ट आया और 2025 के रिजल्ट में क्लास 10th में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स थे जिनके जो मार्क्स 90+ थे, और यहीं पे एक बिटिया ने 98% मार्क्स भी ऑब्टेन किए। और आज हम उन्हीं होनहार बच्चों से, उन्हीं होनहार मेरिटोरियस स्टूडेंट्स से हम लोग मिलने वाले हैं और उनका इंटरव्यू करने वाले हैं। सो प्लीज बी स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ लुक ओवर देयर। दोस्तों, आज इसी क्रम में क्लास 12 की स्टूडेंट्स जो कि GAI से पास आउट हैं, जिन्होंने 91% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से उनका संबंध है, आज हम उस बिटिया से, आज उस बेटी से मिलने वाले हैं और उसके अचीवमेंट के बारे में जानने वाले हैं। हेलो श्रद्धा, हाउ यू? आई एम फाइन। तो श्रद्धा, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ GAI की तरफ से, और आपने 91% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। और फर्स्टली बी एज ए फैमिली ऑफ GAI,
on the behalf of manager ma'am, on the behalf of principal sir, on the behalf of whole team, I welcome you. और सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो आपने अचीवमेंट हासिल किया है वो कैसे किया है, मीन्स उसमें किसको आप क्रेडिट देती हैं, किसका कंट्रीब्यूशन देती हैं, प्लीज। सबसे पहले तो कोई भी मार्क्स हम लाते हैं, कुछ भी हमारा अचीवमेंट होता है, अभी हमने बहुत ज़्यादा कुछ अचीव भी नहीं किया है अगर देखा जाए तो अभी यहाँ पे तो सबसे पहले तो ये कंट्रीब्यूशन जो है इसमें सबसे बड़ा रोल तो हमारे टीचर्स का है, हमारे पेरेंट्स का है, और साथ ही साथ हमारे साथ वो लोग जो हमारे लिए इमोशनली, मेंटली और हर तरीके से हमारे सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं, उन सभी का है। तो मेनली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर सुभाष दुबे सर एंड प्रिंसिपल सर, सोनी सर और मेरे पेरेंट्स। ग्रेट। जैसा कि आपने कहा कि टीचर्स का एक बहुत अहम रोल होता है, प्रिंसिपल का अहम रोल होता है, मैनेजमेंट का अहम रोल होता है, और उससे बड़ा पेरेंट्स का रोल होता है, क्योंकि आप 16 आवर्स 24 आवर्स में अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और उन्हीं का मोटिवेशन आपको मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए, स्टडीज को कैरी ऑन करने के लिए। और इवन जो टीचर्स हैं, चूंकि टीचर से आपका संबंध केवल 80 आवर रहता है 24 आवर्स में, उनका भी एक रोल है, लेकिन सबसे ज्यादा रोल आपका अपना सेल्फ मोटिवेशन है। तो जो सेल्फ मोटिवेशन, उसके लिए आप क्या करती थी, क्योंकि ऐसा होता है कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम से या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो उसका जो लोड है, जो प्रेशर होता है, वो माइंड जो होता है डाइवर्ट होने लगता है। कभी इनकी फिजिक्स पढ़ना है, कभी केमिस्ट्री पढ़ना है, कभी बायो पढ़ना है, कभी हिंदी पढ़नी है। तो फिर ये जो सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लोड सब्जेक्ट्स का है, वो कैसे आप मैनेज करती थी? तो मैं एक कविता को बहुत ज्यादा मानती हूँ, जिसकी 2 पंक्तियां हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो और क्या कमी रह गई उसे सुधार करो। Great. तो ऐसी कविता है, और मेरे बाबा जी ने बहुत कुछ ऐसा सिखाया है कि हमें गिव अप नहीं करना है, हमें बढ़ते रहना है। तो मैं उन्हीं के प्रिंसिपल्स पे, उन्हीं के सिद्धांत को लेके आगे बढ़ती रहती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने श्रद्धा जी। और इसके साथ साथ हमारे जो आने वाला अपकमिंग क्लास यानी कि बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12 के और इवन क्लास 10 के, और वो काफ़ी डरे हुए हैं। जाहिर सी बात है, उनके दिमाग में, खासकर जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, वो पहली बार बोर्ड के एग्जाम में जा रहे हैं, और सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम है, उसका जो भ्रम है, उसका जो उनके अंदर एक जो दे आर गेटिंग स्कैर्ड ऑफ दैट, वो डरे हुए हैं। तो आप उनको क्या सुझाव करेंगे, क्या सुझाव देंगे ताकि जो एक डर है, जो इमेजिनरी फियर उनके दिमाग में बना हुआ है, उसको वो ओवरकम कर सकें? मुझे इतने दिन की स्कूल लाइफ में ये रियलाइज हुआ है कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। इट्स नॉट द मार्क्स दैट टेक्स अस अहेड इन लाइफ, इट्स द नॉलेज दैट टेक्स अस अहेड। सो बी अ नॉलेजफुल पर्सन रेदर देन अ पर्सन विद ओनली ग्रेड्स एंड मार्क्स। सो क्योंकि नॉलेज ही है जो हमें आगे रिप्रेजेंट करेगी, हमारे मार्क्स या वो तो अल्टीमेटली आ ही जाते हैं। Great answer by you, Shraddha. Shraddha has mentioned that yes, marks also matter, but more than the marks, this is the knowledge which matters. Knowledge सबसे बड़ा एक रोल होता है। हालांकि अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो जाहिर सी बात है मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली ऑब्टेन हो ही जाते हैं। श्रद्धा, फाइनली मैं आपसे अगर हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए या फिर उनको आगे मोटिवेट करने के लिए अगर आप 2 लाइंस कहना चाहें तो प्लीज़ आप उसको शेयर कर सकती हैं। सबसे पहले तो हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए और अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं, ये मत देखिए कि आप दूसरों से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये देखिए कि आपकी पहले परफॉर्मेंस कैसी थी, अब आप कैसा कर रहे हैं, और हमेशा अपना ग्राफ ऊपर करने पे फोकस करिए रेदर देन कि दूसरों का कैसा है और हमारा कैसा है। बिल्कुल सही श्रद्धा ने कहा। श्रद्धा, अगेन आई वुड पे माई थैंक्स टू यू। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम। श्रद्धा ने बिल्कुल वाज़े, बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि हमें अपने से कंपटीशन करना चाहिए और हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको हमें बार बार चेक करते रहना चाहिए, बनिस्बत उन लोगों के जो हमारे साथ में पढ़ते हैं उनसे हम लोग कम्पीट करें, या फिर उनसे नफरत या फिर हसद या फिर ईर्ष्या रखें। बेहतर ये है कि हम लोग अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें और अपने परफॉर्मेंस को हर 15 या 20 दिन में या फिर जब भी टेस्ट एग्जाम्स होते हैं या यूनिट एग्जाम्स होते हैं उसमें हम लोग चेक करते रहें। ये कहना है श्रद्धा का, जो कि वाजिब भी है, और इस तरीके से हम लोग इस तरीक़ेकार को अपना के अपने ग्राफ को ऊँचा कर सकते हैं। थैंक यू श्रद्धा, थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग। इसी क्रम में आज GAI के क्लास 12 के स्टूडेंट्स जिन्होंने एक मार्का रचा हुआ है, क्लास 12 में जस्ट पास आउट किया और नीट का एग्ज़ाम दिया और नीट के एग्ज़ाम को क्रैक किया। इट्स ए बिग अचीवमेंट, क्योंकि क्लास 12 में इतना प्रेशर होता है सारे सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस और हिंदी। ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका एग्ज़ाम भी बोर्ड में देना पड़ता है और बोर्ड के हिसाब से उनकी तैयारी भी करनी पड़ती है, और साथ साथ फिर नीट का एग्ज़ाम देना और नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करना और अच्छे स्कोर को ऑब्टेन करना, ये कोई आसान काम नहीं है। आज इसी इलाके से और इसी स्कूल की पढ़ी हुई सामरा फातिमा, जिन्होंने 2025 के एग्ज़ाम में ना ही टॉप किया इस स्कूल में, 93% मार्क्स आए, साथ ही इन्होंने नीट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द होल स्कूल, फॉर द पेरेंट्स ऑफ सामरा एंड फॉर द मैनेजर मैम, प्रिंसिपल्स एंड एवरीबडी। सो आज इसी क्रम में आज हम सामरा का इंटरव्यू करेंगे। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉल सामरा, प्लीज़ कम अप। हेलो सामा, हाउ आर यू?
फाइन। सामरा ने, जैसा आप देख, फर्स्ट अटेम्प्ट में, कैन यू बिलीव दिस, नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और सिर्फ नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया बल्कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम में टॉप किया है। सी इज अमंग द टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम इसी बारे में जानेंगे। सामरा, ये ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसने मोटिवेट किया आपका? जो एक बैकग्राउंड है, हम लोगों ने मैनेजर मैम से और प्रिंसिपल सर ने सबसे पूछा तो उन्होंने बताया कि काफ़ी आप लो प्रोफाइल रहती थी और आप जो है काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप की थी। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, जेके सर ने भी कहा था कि आपने यानी कि आपका परफॉर्मेंस तो अच्छा रहता था लेकिन आप लाइम लाइट में कम रहती थी। अचानक फिर मिरेकल, ये मुआजिज़ा कैसे हो गया? जरा इसकी वजाहत करें आप। लाइमलाइट में नहीं रहते थे तभी तो पढ़ते थे। ग्रेट। सामरा ने कहा हम लाइमलाइट में कम रहते थे या नहीं रहते थे इसलिए पढ़ते थे। खुसूसन ये बच्चों के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि थोड़ा सा भी उनको नॉलेज हो जाता है और थोड़ा सा भी पढ़ने लगते हैं तो उनके अंदर एक ईगो या एक हसद, एक घमंड पैदा हो जाता है। लेकिन हमारी बेटी के अंदर वो हसद या ईगो नहीं था और ऊपर वाले ने करम किया, इसने काफ़ी मेहनत करी और फिर आप देखें इन्होंने नीट के एग्ज़ाम को पहली दफ़ा में क्वालिफाई कर लिया। सामरा, यहाँ पे जो आपने अचीवमेंट लिया है, अचीवमेंट ऑब्टेन किया है, जाहिर सी बात है बोर्ड के एग्ज़ाम का बहुत बड़ा प्रेशर होता है, उसको आपने कैसे यानी कि बैलेंस किया? क्योंकि आपने नीट का एग्ज़ाम भी देना था और मैंने देखा हुआ है कि मेजॉरिटी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स भी नीट के एग्ज़ाम्स में या फिर जेई के एग्ज़ाम्स में वो फंस जाते हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनका जेई या फिर नीट तो निकलता है लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में लटक जाते हैं, यानी 75-80% मार्क्स पर रह जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को हमने देखा हुआ है कि उन्होंने जेई का एग्ज़ाम में तो टॉप रैंकर्स पे आ गए या फिर बोर्ड्स का एग्ज़ाम उन्होंने अच्छे से यानी कि 95-96% आया, लेकिन जो वैसा एग्ज़ाम है यानी नीट या जेई का एग्ज़ाम है उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर कैसे बैलेंस आपने बनाया है? एक यानी कि एक बहुत बड़ा एक मिरेकल है। हम लोग एज ए यानी कि स्टूडेंट या फिर एज ए रिपोर्टर अगर हम इसको सोचें तो हमें बड़ा मिरेकल जैसा लगता है। आपने कैसे इसको यानी कि कवर किया, कैसे इसको आपने एकोमोडेट किया? जरा इसको बताया। पेरेंट्स के सपोर्ट्स और टीचर के सपोर्ट से और इंटरनल मोटिवेशन भी ये था। मतलब सारे टीचर्स मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, मेरे सारे टीचर सपोर्टिव थे और मेरे पेरेंट्स भी हर टाइम मतलब सपोर्ट करते थे और समझाते भी थे कि क्या पढ़ना है, मतलब कैसे पढ़ना है। तो जैसा सामरा ने कहा कि जो इंटरनल मोटिवेशन है और पेरेंट्स का मोटिवेशन और टीचर्स का मोटिवेशन, इन तीनों मोटिवेशंस ने इनके केस में रोल प्ले किया और जिसकी वजह से एक लाइमलाइट में रहते हुए लड़के ने दिनों रात स्ट्रगल करके अपने पे भरोसा करके इंटरनल मोटिवेटेड होके उसने ये अचीवमेंट ऑब्टेन किया जो कि हमारे ग्रामर्सी एकेडमी में एक बहुत बड़ा नज़ीर है और हमारी हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है। सामरा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के खासकर, वो उसमें सारे तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे एक बड़ी तादाद है उन बच्चों में जो डरते रहते हैं पढ़ने के नाम से, बोर्ड के नाम से, चूंकि सेंटर जाना है। उसके पहले उनका कोई अनुभव नहीं है कि वो सेंटर पर जाके एग्ज़ाम दिए, मतलब उन्होंने सारा एग्ज़ाम होम एग्ज़ाम ही दिया है। तो उसको कैसे, इस फियर को वो कैसे दूर किया जाए? आप उन बच्चों के लिए जो इस केस में डरे हुए हैं, हालांकि उनकी तादाद ज़्यादा है, तो आप उन्हें क्या सुझाव देंगे, उन्हें क्या तजावीज़ देंगी, प्लीज़ आप बताएं। देखिए, डरने की तो कोई बात नहीं है। एक बार मतलब बस एक ही एग्ज़ाम देंगे, सारा डर दूर हो जाएगा। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं होती। सेंटर पे जाके चाहे दो चाहे होम एग्ज़ाम दो, कोई वैसा डिफरेंस होता नहीं है और अच्छे से कॉन्फिडेंस से पढ़ाई करो, अच्छे से पेपर हो जाएगा, कोई वैसा डरने की बात नहीं। जैसे सामरा कह रही हैं कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो जाहिर सी बात है पहले फर्स्ट डे आपको डर लग सकता है, लेकिन जब आप सेंटर पे जाके लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो डर है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली गायब होता रहेगा और दूसरे या तीसरे एग्जाम, जब आप दूसरे या तीसरे दिन जाएंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका डर धीरे धीरे गायब होता रहेगा। लेकिन उसके लिए अच्छी तैयारी और सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो सामरा, ये मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे जो क्लास 12th के बच्चे हैं और उसमें अक्सर औकात बच्चों का ये सपना है कि वो जेई का एग्ज़ाम निकालें और या फिर नीट का एग्ज़ाम निकालें। तो ये जो आपने बैलेंस और जिस तरीके से एकोमोडेट किया दोनों एग्ज़ाम्स को, और जो कि दोनों एग्ज़ाम्स सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम भी इतना आसान नहीं है, प्लस नीट का एग्ज़ाम तो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और दुनिया की जो मेडिकल स्टडीज़ हैं उसमें इंडिया का यानी कि बहुत बड़ा नाम है। आप अगर किसी फॉरेन कंट्री, रशिया से या फिर जापान से, यूक्रेन से पढ़ के आते हैं तो इंडिया में आपको प्रैक्टिस करने के लिए उसके लिए अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको क्या पता है, इवन ईरान से भी कुछ लोग पढ़ के आते हैं। तो कहने का पर्पज़ ये है कि इतने हार्ड एग्ज़ाम को
और प्लस साथ साथ इस बोर्ड एग्जाम को कैसे कैसे साथ में लिया जाए और कैसे इसको क्रैक किया जाए। प्लीज़ आप अपना सुझाव दें जरूर हमारे स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट, मैंने मतलब बहुत सारे टेस्ट दिए थे, मतलब नीट के लिए ही टेस्ट बहुत सारे दिए थे और बोर्ड्स के लिए भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थे अच्छे से। और इवन मैंने ऐसे लिख के भी प्रैक्टिस की थी कि बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे को लिखना कैसे, कॉपी में सैम्पल पेपर से जैसे लिखना है मेरे को वहाँ बोर्ड्स में, उसी तरह मैंने लिख के प्रैक्टिस की थी। और पेपर का पैटर्न देख लीजिएगा, जैसे नीट एमसीक्यू टाइप होता है तो मैंने उसमें ट्रिक्स यूज़ की थी कि जल्दी जल्दी शॉर्टकट से कैसे हो सकता है, और बोर्ड्स में लंबा लिखना होता है तो उस पैटर्न को समझ के अच्छे से करिए। तो ग्रेट सामरा ने कहा कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, यानी कि एमसीक्यूज को सॉल्व करें, सिलेबस को पहले पहचानें, सिलेबस क्या कह रहा है, और सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस ही वो चीज़ है, वो हथियार है जिसके बिना पे तो आप कोई भी हार्ड एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं और एक बैलेंस बना सकते हैं सीबीएसई और नीट में। थैंक यू, थैंक्स नॉट।